एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इरिस्पेक्टिव टू द योर एग्जामिनेशन, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्डअप करना चाह रहे हो, दिस इज द बेस्ट फॉर यू। रीजन मैं तुम्हें देती हूँ इसका। सो ये कुछ सालों के पेपर हैं, कुछ स्टैटिक्स मैंने निकाल रखे हैं जिसमें से हाउ इम्पोर्टेंट इज द organic chemistry. So I myself have done the, I also tried for the NEET examination. तो मुझे पता उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जेई आई एम टीचिंग द जे स्टूडेंट्स एट सेम टाइम, तो मुझे उनका भी पता है। दैट्स व्हाई सेम चीज तुम किसी भी, अगर किसी भी और एग्जामिनेशन के लिए यू आर ट्राइंग, यू आर हैविंग द सेम इशू। या इशिका। सो बेसिकली तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना वर्थ इट है और ये बैच तुम्हारे लिए कितना वर्थ इट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर तुम रियल नंबर देखो, किसी भी एग्जामिनेशन में या प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन जिसमें केमिस्ट्री तुम्हारा कंटेंट बनाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा मेजर तुम्हारा टॉपिक रहेगा। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी अदर एग्जामिनेशन, तुम आईआईटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें नीट नेट का एग्जाम निकालना है, एंड एवरी एग्जामिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन रहता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम बड़ी क्लासेस में जाके कुछ अलग करते हो, नहीं, द सेम थिंग कीप अगेन एंड अगेन, वो बस थोड़ा सा एक्सपेंड होके आता रहेगा। तो तुम्हें फंडामेंटल क्लियर करना है उसके लिए, ठीक है। सेम थिंग अगर तुम इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहो तो इसके लिए हमारे पास है ये जो तुम्हारा यहाँ पे लेटर दिख रहा है तुम्हें, that's how we'll be starting. We'll be starting with the foundation, then we'll be starting with the language. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज बोलना हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नॉर्मल केमिस्ट्री की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पे तुम्हें कार्बन को समझना पड़ता है एंड कार्बन की केमिस्ट्री तुम्हें समझनी पड़ती है, इसलिए 5 फेज में चलता है। जिसमें से तुम्हारा फेज नंबर 1 क्या होगा, फाउंडेशन। फाउंडेशन एज आई टोल्ड यू, तुम स्टार्ट करोगे 9th और 10th के पोर्शन से। ऐसा नहीं है कि 9th और 10th का पोर्शन हमें बहुत ज्यादा करना है, नहीं, वो जस्ट इतना है, इस रिस्पेक्ट में करना है कि हमें अपना टॉपिक क्या हो सके, क्लियर हो सके। ये हमारा मेन गोल है। अगर हम इतना टॉपिक कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, हम लोग फाउंडेशन से जाएंगे सीधे लैंग्वेज पे। लैंग्वेज सिखाता है तुम्हें जीओसी का फंडामेंटल। जीओसी को हम लोग एक मान सकते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आईओसी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, जिसके अंदर तुम्हें आइसोमेरिज्म, आईपीएसी नेम्स, नॉमेनक्लेचर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट विल बी कवरिंग इट अप। ये पार्ट है कब का, जब हम लोग किस चीज को कर रहे होंगे, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है, 10th के पोर्शन से, क्योंकि बहुत बड़े सारे बच्चों का, सबका मेन यही दिक्कत है कि रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं रहती, रिएजेंट्स याद नहीं रहते, पता नहीं चलता कि कौन सा रिएजेंट कहाँ पे अटैक करने वाला है। उसका रीजन यही है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है। तो फाउंडेशन पे अच्छा सा काम करना है, फिर हम लैंग्वेज पे करेंगे। लैंग्वेज के बाद जाएंगे हम जीओसी पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे, मेजर फैक्टर। उसके बाद जब हम लोगों ने ये 3 पोर्शन कर लिए, तुम ये मान के चलो, अगर तुम्हारे 3 पोर्शन हो गए, 9 10th का पोर्शन हो गया, तुम्हारा लैंग्वेज यानी आईपीएसी आइसोमेरिज्म हो गया, और तुम्हारा जीओसी यानी तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल करने के लिए तैयार हो। अब जाके तुम उनको कंपाउंड पे लगाते हो, तो तुम एक एक करके कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट करते हो। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, जहां पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो। फिर धीरे धीरे उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन होता है तुम्हारे पास, हेलोजेंस, हेलो एल्केन्स। फिर तुम एल्कोहल लगाओगे तो वहां से अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर आएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन। तो स्टार्टिंग का तुम ये मान के चलो कि तुम केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो है कि तुम अपने आप को रेडी कर रहे हो, प्री, जिसको तुम कहते हो। प्री के अंदर कौन से आएंगे, फाउंडेशन 9 10th का पोर्शन, आईओसी एंड जीओसी, 3 पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जाके तुम इसको डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई करोगे। ये टोटल जो हमारा स्टार्टिंग का प्लान बनेगा वो 60 डेज का है। आप लोगों को पता भी होगा कि तुमसे 60 डेज का हमने स्टार्टिंग में बात किया था। 2 मंथ, क्यों 2 मंथ, क्योंकि 2 मंथ तक हम लोग अपना डेली जो 2 आवर का प्लान बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग एक तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा मैं तुम्हें 1-2 हफ्ते के बाद बताऊंगी कि ये क्या है 13721। इसको हम लोग रिविजन का स्ट्रेटेजी कहते हैं। सी ऑर्गेनिक तुम्हें याद, तुम्हें सिर्फ समझना नहीं है, तुम्हें उसको याद भी रखना है। और याद रखने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो क्या, कौन सा तरीका है, कि तुम्हें इस रिविजन प्लान को फॉलो करना है, दैट इज 1 3 7 एंड 21। अगर मैं आज एक टॉपिक कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैं उसको कल कैसे याद रखूंगी, देयर इज ओनली वन वे कि तुम उसको किस तरह से रिवाइज कर रहे हो।
और रिविजन का एक सॉलिड प्लान बनाना है, जिसमें हम लोगों का कंडेंस्ड नोट्स कैसे बनेंगे और हम लोग अगर हमारे पास टॉपिक आधा हो चुका है, तो उसको हम लोग किस तरह से कंटिन्यू रिविजन करेंगे, जिसका ये जो रिविजन प्लान है दैट इज़ 13721 बेस्ट प्लान। 21 करके आपके पास एक बुक भी आती है कि जब तुम किसी भी हैबिट को 21 डेज़ तक करते हो, तो तुम उस हैबिट में ढल जाते हो। तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना हैबिट बनाना है एंड देयर इज़ नो वन, मैं तुम्हें बता रही हूँ इस टाइम पे ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिना रिविजन करे उसे रिटेन कर सकता है। क्योंकि इतना सारा डेटा है, इतने सारे रिएजेंट्स हैं, अभी एमाइन्स के आई थिंक आई काउंटेड द रिएजेंट्स 45 प्लस रिएजेंट्स है सिर्फ एक चैप्टर अमाइन में। तो तुम्हें इतना सारा जो चीज याद रखना है, उसका तरीका कौन सा करना है, किस तरीके से तुम्हें उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे लेके चलना है, दैट वी कॉल इट एज दिस 13721 प्लान। और इसमें कौन-कौन से हमें मिस्टेक अवॉइड करना है, ये सारी बातें हम लोग एक-एक करके करेंगे बात। एंड लास्ट में तुम इस पे क्या प्रॉमिस करोगे? प्रॉमिस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक-एक करके वही बात पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें अपना फेज़ 1 कैसे स्टार्ट करना है। तो ये है तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेटा। ये तुम्हें 5 फेज़ प्लान मैंने तुम्हें बता दिया है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ बैडली सीक्वेंस्ड। क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो, ये बच्चों की वो बातें हैं जो उन्होंने मुझे कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या रिएक्शन याद नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हेलो एल्केन से कर लें क्या? या क्लास में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लो वेटेज है या ये सब वो सब। इन सब का आंसर ये है कि तुम्हें इस तरह से इनको फिक्स करना है। सबसे पहले जीओसी स्टार्ट करना है। हम लोग जीओसी से पहले भी फंडामेंटल करेंगे, फाउंडेशन रखेंगे। हमें ये 13721 प्लान स्टार्ट करना है। हमें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है और हमें सिर्फ वॉच नहीं करना है, रिएक्शन सिर्फ पढ़नी नहीं है, रिएक्शंस को बना के देखना है। जब तुम रिविजन का प्लान बनाओगे ना, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिविजन ओरली नहीं होता है। इसका रिविजन हमेशा हमें किससे करना है? लिख के करना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कहते हैं ना, तो मैथ्स में कहते हैं कि मैथ्स का रिवीजन कभी भी पढ़ के नहीं होता है। मैथ्स का रिवीजन हमेशा क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करके देखो वाला होता है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मैथ्स होता है। कैसे क्या? वो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। जैसे ही तुम्हारा 1-2 चैप्टर हो जाएँगे, तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँगी कि तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, रिटेन कैसे रखना है। बट फिलहाल तो ये तरीके हैं कि हम लोगों के क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या-क्या सॉल्यूशन है। अब इसके बाद देखो, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है। अब इनका सॉल्यूशन निकालने का टाइम आता है। सबसे पहला आता है कि हम लोग किस तरह के लैडर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करेंगे। इन 3 महीनों में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आएँगे जहाँ पे 4-5 स्टेप होंगे। ठीक है? पिछले साल का एक पेपर है जो आईआईटी जेईई और आईआईटी एग्ज़ाम का सेम सिमिलर क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था 5 स्टेप वाला। आज से पहले 5 स्टेप वाला कोई क्वेश्चन नहीं आ रखा था। लेकिन कैसे करेंगे उनको क्वेश्चन्स? ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि स्टेप के बाद ये होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है, तुम उसको आराम से कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें ना हो हमारे लिए, तो हम लोग फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लैंग्वेज में हम लोग आईयूपीएसी पे काम करेंगे। आइसोमेरिज्म पे काम करेंगे। फिर आएगा जीओसी जो मेन इंजन है तुम्हारा। देखो, कोई भी बच्चा है, मैं सबको बोलती हूँ ये, तुम इस बैच की पार्ट हो या नहीं हो, बिना जीओसी के कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत करना। तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नफ़रत हो जाएगी। और रियलिटी में ये नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई गलती है। पढ़ने का तरीका नहीं पता है हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम ये मान के चलो कि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ये है, ये स्टेप्स है ना, तो यहाँ है तुम्हारी क्लास 12th की। अगर तुम सीधे यहाँ पे कूदोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी ना। तो तुम यहाँ पे उसके डॉट्स क्लियर ही नहीं कर रहे हो। तो ये वो डॉट्स हैं जो हम लोग इस बार क्लियर करते हुए जाएँगे थ्रू दिस बैच। हमारा मेन टारगेट ये है कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करें, बिल्ड अप करें, वही हमें फोकस करना है। ठीक है? फिर लास्ट में आएगा क्लास 12th का पोर्शन। क्लास 12th का पोर्शन लास्ट में ही होगा क्योंकि वो एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट है। आप इस डेटा को भी देख लो एक बार। ये आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। ये आज तक के परसेंटेज हैं, परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन जो रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की, जेईई की, जेईई एडवांस की, सीईटी की, सीयूईटी की, सीएसआईआर नेट की, गेट केमिस्ट्री, आईआईटी एग्ज़ाम, इन सब का मेजर पोर्शन निकला रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड यू कैन सी आउट ऑफ 100 40%, 37%, 35% सारे के सारे 30 से ऊपर दिख रहे हैं एक्सेप्ट द गेट। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन तुम्हारे पता है कि वो टेक्नोलॉजी में जाता है, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पोर्शन रखता है।
लेकिन वो सारे पोर्शन क्या है 30 से ऊपर है। इसका मतलब ये मान के चलो कि तीनों केमिस्ट्री में सबसे जो ज्यादा वेटेज होता है इट इज ऑलवेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये डेटा तुम्हारा पेपर कहाँ से कहाँ तक का है 2025 से 2026 तक का, अभी तक का। तो लास्ट 10 साल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने अपना परचम मेंटेन रखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को वो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद क्या, सो इसके बाद क्या, ये नीट के लिए कितना वर्थ इट है। तो नीट के लिए आई थिंक ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि आउट ऑफ द 45 क्वेश्चन, नीट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, आउट ऑफ द 45 क्वेश्चंस 15 से 18 क्वेश्चंस किसके आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। तो यानी तुम्हारे 60 से 70 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिसाइड करता है, ठीक है। और अगर तुम इसको 720 मार्क्स के हिसाब से देखो तो तुम अपने 10% तक इसे मैनेज कर सकते हो। और ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि तुम कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। और अभी तक का मेजर नीट का एग्जामिनेशन का हाईएस्ट वेटेज टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सेम चीज तुम्हारे लिए जेई के लिए भी है, ये सेम चीज तुम्हारे लिए आईआईटी एग्जाम के लिए भी है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल का कुछ जगह पे मेजर और कुछ जगह पे माइनर है, लेकिन ये वो दो चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाईली वेटेज टॉपिक के अंदर गिने जाते हैं। स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों? क्योंकि कार्बोनिल फैमिली यहाँ पे आती है, और कार्बोनिल फैमिली से रिलेटेड तुमने देखे होंगे कितने रिएक्शन तुम्हारे में मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेम आईआईटी जेई की पेपर की, दैट्स जेई मेंस। आपको दिख रहा होगा उसमें उसमें अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं उसमें केमिस्ट्री के 25। आउट ऑफ द 8 to 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। तो वहां पे 100 में से तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स तक कौन डिसाइड कर रहा है, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिसाइड कर रहा है। ये सिर्फ इनके एक बाहर का डेटा है। क्वेश्चंस का जब मिक्स कॉन्सेप्ट आता है तुम वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से तुम ये मान के चल सकते हो कि अगर हम लोग क्वेश्चंस को डिसाइड करें, अपना रोड मैप बनाएं, तो तुम्हारे लिए जेई के लिए, नीट के लिए कितने सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं, कितने अमाउंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर रहते हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये सब क्यों, ये डेटा इम्पोर्टेंट है, सी लॉजिक इतना सिंपल है ना। अगर तुम कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बिना स्ट्रेटेजी के अब बच्चा जो पढ़ाई करता है, तो तुम अगर दिन के 14 घंटे भी लगा लो, तुम तब भी क्या नहीं कर पाओगे, उसका अपना गोल सेट नहीं कर पाओगे, अपना मार्क्स क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से बैच बना के पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट इज वर्थ इट। इतना वो देगा तुम्हें एग्जाम में। जब तुम्हें वो 30 से 40% मेजरली दे रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि तुम्हें उसको इतना इंपॉर्टेंट मान के चलना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसको उतने टाइम का स्पेस देना पड़ेगा, उसको वहां से स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ये एमएचटी सीटी का एग्जामिनेशन है, जिसमें हमने पास क्या होता 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे क्लास 12 के, ठीक है। और हमने उसमें से 33% का टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखा गया, जिसमें से एल्कोहल फिनोल ईथर हाईएस्ट वेटेज पे था, फिर जाके एमाइन था, और फिर जाके एल्डिहाइड था। लेकिन ये वो तीनों वही चैप्टर हैं जो तुम्हें हर जगह टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, और तुम्हारा तीसरा अल्कोहल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेम फाउंडेशन पेज अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर। देखो ये बनाने का ना, आप लोग देखोगे इस बैच के अंदर आपको बहुत वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट्स मिलेंगे। एंड आई नेवर सेड नो, क्यों नहीं बोला मैंने इनको नहीं। कुछ बच्चे बीएससी के यहाँ पे, कुछ बच्चे इवन टीजीटी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों, वो कहाँ कहाँ नीट जेई और कहाँ ये सब, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री हर जगह सेम है। केमिस्ट्री तुम सिलेबस देखोगे वो सेम है, क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है। तो तुम्हें यहाँ पे अपना फाउंडेशन क्लियर करना है ना। तो इर्रेस्पेक्टिव व्हाटएवर द एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इन व्हाटएवर द कॉलेज यू आर इन, अभी तुम कहाँ कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम ध्यान से इस पोर्शन को देखोगे तो तुम्हें पाओगे कि इन दीज डिफरेंट एग्जामिनेशन, इतने सारे एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शेयर ऑफ पेपर कितना रहा है, 32% फॉर द सीयूईटी। आईआईटी एग्जाम में 32, पीजी सीयूईटी पीजी के लिए 30%, ये उनके लिए है जो बच्चे मास्टर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट में। गेट का मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, ये सीएसआईआर नेट का है, टीजीटी साइंस का है, पीजीटी साइंस का है, स्टेट वाइज साइंस का है।
सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम अगर अपना अभी मेजरली तैयार करते भी हो तो तुम्हें आज नहीं कुछ रिजल्ट दे रहा है तो कल ना कुछ तुम्हें उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर तुम अपने एग्जाम जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उस भी एग्जाम में आपको ये चीज ध्यान में देखना पड़ेगा कि तुम वट एवर योर एग्जामिनेशन इट विल ऑलवेज बी वर्थ इट, कि वो तुम्हें तुम्हारे फाउंडेशन को बिल्ड करेगा सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी। लेकिन अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। मेन टॉपिक क्या है हमारा कि हम लोग इसको किस तरह से कवर अप करने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो तुम्हारे पास स्टार्ट होता है क्वेश्चन कहाँ से कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। फिर वो पूछेगा कि इसका शेप क्या होता है और फिर वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन पोर होता है। देखो ये ना, ये मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा। जब तुम कल से ये क्लासेस लेना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड इवन दो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस बैच, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना टैकल करना चाहते हो, ऑलवेज स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट्स कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके लिखा हुआ है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसका जो सेकंड पोर्शन है, जहाँ से तुम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करते हो और फिर उसके बाद क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सारे टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होते हैं, वहाँ से तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका होता है। क्योंकि उसके बाद तुम्हें दूसरा दूसरा चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टैकल करना है फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों ही पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों फिजिकल और किसके हैं, इनऑर्गेनिक के हैं। लेकिन ये चैप्टर करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से तुम्हें कार्बन के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, स्पेस में उसका अरेंजमेंट, एल्कीन में क्या अलग है, एल्काइन में क्या अलग है, वो सब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग बताएगा। इसलिए ये दोनों चैप्टर हम लोग पहले करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर वाला पोर्शन करेंगे, दूसरे पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। पर हाँ, ये पूरे चैप्टर तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़रूरी हैं, वो हम लोग इसमें टैकल करेंगे। उसके बाद जाके हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन पुअर है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज़्म। यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज़्म स्टार्ट होती है और यहीं से तुम्हें उसका पूरा का पूरा पोर्शन धीरे-धीरे समझ में आने लग जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? सो कुछ बच्चों को जब मैंने ये बोला कि हम लोग अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है अच्छे से, जनरली मुझे ये क्वेश्चन, इफ आई चेक, तुम मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे, तो वहाँ पे मान के चलो 90% क्वेश्चन यही आता है, ऑर्गेनिक नहीं हो रहा। अगर मैं उनको ये बोलती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करो तो उनको लगता है कि इसका क्या ही रीज़न है। इसका रीज़न तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। जब तुम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल करना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारे पास आते हैं बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है या नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, कुछ टाइम पे फास्फोरस भी होगा। इसके अलावा कई अदर एलिमेंट्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तुम्हें इनका नेचर पता करना है और नेचर पता करने का बेस्ट तरीका है। सो किस-किस को पीरियोडिक लॉ पता है? व्हाट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? क्या कहता है पीरियोडिक लॉ? दैट द एटॉमिक केमिकल नंबर पे एंड डिपेंड करता है, या एटॉमिक मास पे नहीं करता है। करेक्ट। बेसिकली द एटॉमिक नंबर पे तुम्हारे किसी भी एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अगर मैं उसको शुद्ध शब्दों में कहूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, अकॉर्डिंग टू दिस पीरियोडिक लॉ, द केमिकल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द atomic number or the periodic function of their atomic number. That is the पीरियोडिक लॉ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए, तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए उसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें उनको देखना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के पास 2 टाइप के हैं, 288 वाला दैट इज़ बेस्ड ऑन द शेल्स। तुम्हें सब शेल वाला करना चाहिए, 1:2, 2:2 दोनों की तुम्हें पता होनी चाहिए। पर अच्छा ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहाँ 30-40 एलिमेंट्स तक करने हैं। ये एलिमेंट्स तुम्हारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, तुम्हें इनका इलेक्ट्रॉनिक पता होना चाहिए। तुम्हें इनका इलेक्ट्रॉनिक पता होना चाहिए और उसके बाद तुम्हें 3 रूल्स पता होने चाहिए। अवोगाड्रो रूल, पाउली's एंड हुड रूल, दैट यू शुड नो। क्यों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम्हारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 4 बॉन्ड क्यों बनाता है ये और ये किस तरह की बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। क्यों बनाता है ये कोवेलेंट बॉन्ड? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो तुम्हें लोन पेयर की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। हैलोजेंस कितने बॉन्ड रखता है, कितने बॉन्ड बनाता है और ऑक्टेट रूल कब तक लगता है? ये सारे के सारे आंसर तुम्हें देता है कौन सा चैप्टर? केमिकल बॉन्डिंग। इसलिए बिना केमिकल बॉन्डिंग करे अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अपनी जीओसी और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज नॉट वर्थ इट। वो तुम्हारा काम करेगा ही नहीं करेगा। तो इसलिए
पहले सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले तुम क्वांटम नंबर जानना चाह रहे हो तो वो और भी बढ़िया है। तो द टॉपिक शुड स्टार्ट फ्रॉम द क्वांटम नंबर। देन यू शुड नो द S, P, D और F का शेप एंड देन यू शुड स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके? तो ये तो था तुम्हारा स्टार्टिंग का पोर्शन। इसके बाद क्या? केमिकल बॉन्डिंग के क्या-क्या यूजेस तुम्हें पढ़ने हैं। ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो जस्ट लेट मी नो। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और किस तरह से हम इनको काउंट करते हैं। ये सारा तुम्हारा क्या है, केमिकल बॉन्डिंग का वो पोर्शन है जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले करना है। ये सब मैं इसलिए लिख रही हूँ कि कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो तुम ये मत बोलना मुझे कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं। इट इज रिक्वायर्ड, हमें चाहिए ये। 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यू शुड नो बिफोर दैट, दैट्स sp, sp2, sp3। सिर्फ 3 ही टाइप का है ना, इजी तो है। दिक्कत क्या है इसमें? लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, शेप इनका कौन सा है, एंगल क्या है, एस कैरेक्टर कितना है। अब ये मत बोलना एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर जीओसी के लिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फैक्टर यही एस कैरेक्टर से डिफाइन होंगे। ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि एस कैरेक्टर से क्या क्या होता है। एस कैरेक्टर से तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलेगी, बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एसिडिटी, बॉन्ड एंगल। ये सारी बातें तुम्हें कौन बताएगा? कौन बताएगा? एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर। एंड सी एस कैरेक्टर क्या है, इतनी सी बात में ध्यान में रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3 ये तो 4 ऑर्बिटल है, टोटल को 100 मान लो, चारों को क्या क्या मिलेगा 25। sp2 में 33.33 और ऐसी sp में 50%। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा तुम्हें दिख रही होंगी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एसिडिटी, बॉन्ड एंगल। ये सारा तुम्हें जीओसी बताएगा और सिस्टमैटिकली बताएगा, बहुत स्टेप टू स्टेप बताएगा कि किस कैसे करना है। ठीक है? सो इन द चैट किसी ने मैसेज लिखा था क्या? सॉरी मैंने देखा नहीं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ तुम्हें मिलेगा तो मुझे मैसेज करना पड़ेगा, आई कैन सेंड इट टू यू। ये कुछ इसके एक्सेप्शंस में लिखे हैं। ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो जस्ट लेट मी नो। फिर कहते हैं ज्योमेट्री की चीट शीट। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो ये चीट शीट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इन द एंड जब तुम सारा पढ़ भी लोगे, तुम सारा समझ भी लोगे, फिर आता है बारी रेक्टिफिकेशन की। और रेक्टिफिकेशन इतना ईज़ी तो नहीं है। कैसे ईज़ी नहीं है? देखो, अगर तुम्हें पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कि सीएस3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इट्स वेरी ईज़ी ना? है तो सही ईज़ी। इसमें क्या डिफिकल्टी आनी है? क्या ही दिक्कत आएगी? लेकिन जब वो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा बेंजीन की रिंग का, कार्बोकैटायन का, फ्री रेडिकल का, एलीन्स का, एनिलीन का, तब तुम्हें ये चीज़ निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। स्पेशली कार्बीन का। आप लोग जानते हो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन जो होता है वो होता है कार्बन विद द 2 फ्री रेडिकल। क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? कोई बता सकता है मुझे? हाँ, रीज़न देके बताना। कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? यहाँ पे तो इसने लिख दिया। तुम्हें तो सिर्फ ये थोड़ी याद करना है कि कार्बीन का इसने लिखा है sp2 तो sp2 होता है। याद रख लोगे ऐसे? तुम्हें इसका रीज़न पता होना चाहिए। तो हमारे लिए अच्छा ये है कि हम पहले कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जब उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर देंगे तब जाके हम उसके लिए चीट शीट बनाएँगे। इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन का लॉजिक भी पता होगा, ताकि अगर हम गलती से ये शीट भूल भी गए, तो हमें अपना लॉजिक याद रहेगा कि उसमें ऐसे-ऐसे काम होता है। ठीक है? ये सारे तुम्हारे स्टार्टिंग के डेज़ के लिए तुम्हारे लिए हैं। ये सारे वो टॉपिक हैं जो तुम्हें कवर अप करने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी, ये सारे केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स हैं, जो हमें यहाँ पे करने ज़रूरी हैं। रेजोनेंस, उसके बाद लैंग्वेज की बारी आती है। लैंग्वेज में आई थिंक ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमें कौन-कौन से टॉपिक करने हैं, राइट? लैंग्वेज का नाम है, तुम ये मान के चलो लैंग्वेज का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? एनीवन। याद है आपको लोगों को? क्या बोला था मैंने आपको लैंग्वेज का मतलब? भव्या, तुम ही दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। आप लोग भी थोड़ा-सा जब क्लास में बैठोगे तो क्लास में ऐसे नहीं बैठना है। नो वन इज़ अलाउड इन द क्लास लाइक दिस। ये तो थोड़ा-सा अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्लास में हम लोगों को कैमरा ओपन करके बैठना है। और ऊपर से तुम्हारी क्लास सुबह होगी तो तुम मास्क लगा के बैठ सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू। ऐसे नहीं ना कि वो पता चल रहा है कि बिस्तर के अंदर से ऐसे बैठ रखे हैं, मोबाइल खोल रखा है, ऐसे-ऐसे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा, क्लास में बैठना है, प्रॉपर्ली बैठना है। मैं भी तो बैठूँगी ना ऐसे, तुम भी बैठोगे ऐसे ही। तो आगे चलते हैं। हमारे पास क्या था नेक्स्ट पॉइंट?
हाँ, ये एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से उठ जाएँगे। तो उनके लिए कि कुछ तो तुम इससे लेके जाओ, ये सारी चीज़ें याद कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद से कर रहे हो तो अच्छे से करना बेटा, ऐसे करना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें मज़े भी चखाता है ना। इस बार का आप लोगों ने रीनीट का एग्ज़ामिनेशन देखा होगा, पेपर देखा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए लेवल आ रखी है वहाँ, ए लेवल, तो ये देख लेना। ये सब बाकी टॉपिक्स हैं, इनको मैं अभी यहाँ पे नहीं हम लोग क्लास में इनको कवर करेंगे ही, तो हम लोग इसको यहाँ पे भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये आइसोमेरिज्म का है। हाँ, आइसोमेरिज्म हम लोग इतने टाइप का पढ़ते हैं। देखो, क्यों एक एनसीईआरटी अगर आप लोग एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो आई विल रिकमेंड कि एनसीईआरटी पूरी तरह से मत डिपेंडेंट होना, बिल्कुल डिपेंडेंट मत होना। क्यों? ये तुम एक बार सामने देखो। आइसोमेरिज्म एक बार यहाँ पे लिखो और जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है वो कंपेयर करना। आइसोमेरिज्म जो होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप का होता है। तुम्हारी बुक में कितना टाइप का लिखा हुआ है? स्टीरियो आइसोमर टोटल 3 टाइप का तुम्हें पढ़ना है। कौन से 3 टाइप का? एक तुम पढ़ोगे कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनके भी फिर टाइप इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट ये सब तुम कवर अप करोगे। इसीलिए अगर तुम इस टाइम पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, तो एक रेफ़रेंस बुक को सही से कम करना, या फिर तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए उसके लिए? नोट्स होनी चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या-क्या करना है तुम्हें? जीओसी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जीओसी का आई थिंक मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म हमारा मेन टॉपिक होगा। रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पता होनी चाहिए। हाइपर कंजुगेशन पता होना चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पता होनी चाहिए। ये सारे तुम्हारे पास पीके, पीकेवी वैल्यू ये सब भी हम पढ़ेंगे। वैसे ये पोर्शन इक्विलिब्रियम में आता है, लेकिन ये हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म में समझेंगे। मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँगी कैसे-कैसे काम करता है ये। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सारे वो टॉपिक हैं जो हम लोग कवर अप करेंगे। हाइड्रोकार्बन इसके बाद दूसरा पोर्शन है। ये अगर आप लोग जो बच्चा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहा है, वो इन टॉपिक्स को नोट करते हुए चलना जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से तुम्हें पढ़ना होता है एसएन1, एसएन2, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड। इनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये टॉपिक हमने वैसे भी कवर करने ही है, मैं ऑलरेडी पता है, राइट? तो आई थिंक ये हमारा टॉपिक का डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए। अब ये है कि इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, दैट इज़ अवर थिंग कि हम किस तरह से इसको करेंगे। तो एज़ आई सेड कि मेरा जो टोटल प्लान ये है कि हम लोग कवर करेंगे इस बैच को 90 डेज़ में। 90 डेज़ में भी हमारे पास हमारी हफ्ते में केवल 2 क्लासेस होनी हैं, 5:30 टू 7:30 इसका टाइम रहेगा। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि मेबी अगर मुझे लगेगा कि कुछ क्लासेस नंबर कम है तो हम उसको बढ़ाएँ, बट फिलहाल का तुम्हारा सैटरडे एंड संडे 5:30 टू 7:30 तुम्हारा क्लास रहेगा, क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है और आपकी सबके सब उसमें बैच को लाइव अटेंड कर सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग में तो तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बोलेगा कि चलो घूमने चलते हैं या नहीं बोलेगा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो तुम्हारा अपना टाइम होता है जो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देने वाले हो। हफ्ते में 2 दिन से स्टार्ट करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अगले महीने से इसको 3 भी बढ़ा सकते हैं। ताकि हम हर हफ्ते 6 घंटे करें। लेकिन मेरे हिसाब से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा-सा स्टेप टू स्टेप करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें 4 घंटे सैटरडे, संडे को कंटेंट पढ़ा रही हूँ, तो तुम्हें उसको रिवाइज़ करने के लिए 1-2 दिन लगेगा। तुम चाहे कोशिश भी कर लो, तुम्हारा जो रिविज़न का प्लान है इट इज़ ऑलवेज़ 1357। अगर आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, तो तुम्हें इसको फिर से अगले दिन पढ़ना है 1, फिर जाके तुम्हें 3 दिन के बाद पढ़ना है। तो जो तुम्हारा हफ्ते की जो 2 दिन क्लास होने के बाद का टाइम बचेगा, वो तुम्हारा काम है रिविज़न करना। नोट्स तुम्हें यहाँ प्रोवाइड होंगे, तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी यहाँ प्रोवाइड होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स जो तुम A4 शीट में बनाओगे, वो तुम्हें खुद बनाने हैं। इसलिए ये डेज़ को कवर अप कर लो। Then we're starting the IUPAC, then the GOC हाइड्रोकार्बन क्लास 11th क्लास 12th पोर्शन हम लोग इसको इस तरह से कवर अप करेंगे। ये नंबर ऑफ डेज़ लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ आवर्स है, घंटों के हिसाब से, कितने घंटे में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना है। तो हम ये मान के चलो कि हम लोग 1 महीने में कितना घंटे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अभी का गोल है। तो 1 हफ्ते के अगर 4 घंटे हैं तो 1 महीने के 16 घंटे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देंगे। अब ये तो एक रफ है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। लेकिन मेंटेन हमें पेस करना है। हो सकता है कि 2 घंटे की क्लास थोड़ा ऊपर-नीचे चल जाए और बढ़ जाए, वो रिक्वायर होगी और अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत होगी तो हम लोग संडे को मेबी शाम को एक्स्ट्रा क्लास भी रखें। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे बच्चों के पास टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग। पर ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो तुम करोगे और लास्ट में जैसे ही तुम्हारा ये बैच खत्म होगा उसके बाद कुछ क्लासेस सिर्फ पीवाईक्यूज़ और क्वेश्चन्स के लिए भी होंगी। तो अब आप अपने रूटीन को मेंटेन करो। ये 1, 3, 5, 7, 21 मैं तुम्हें अभी नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि अभी तुमने पोर्शन स्टार्ट ही नहीं किया है तो ये नहीं करेंगे।
अब 7 मिस्टेक जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी नहीं करने चाहिए, जो तुम्हारे मार्क्स कॉस्ट कर रहे हैं। 7 mistake that quietly destroying your organic score. First, starting from the class 12. बिल्कुल गलत है। क्लास 12 से स्टार्ट नहीं करना है। लर्निंग रिएक्शन एज अ लिस्ट। सारे रिएक्शन बिल्कुल लिख के ऐसे हम लोग रीड कर रहे हैं। दैट्स नॉट द पॉसिबल। रीडिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग। पढ़ के याद कर रहे हैं, लिख नहीं कर रहे हैं। कीपिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री मेजर थिंग। क्योंकि कई बार तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो दिखने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिखता है, वो क्वेश्चन सिर्फ स्टीरियोकेमिकल होता है। नो रिविजन साइकिल। पढ़ सारा दिया पर रिविजन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। इग्नोरिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पूरी तरह से डिपेंड भी नहीं होना है, लेकिन उसको इग्नोर भी बिल्कुल नहीं करना है। एंड लास्ट में कलेक्टिंग रिसोर्सेज, कि सारा टाइम तुमने रिसोर्स पे किया, अरे मुझे ये केमिस्ट्री के लिए ये नोट्स चाहिए, तो साल भर नोट्स को इकट्ठा करने में लग गए। ऐसा नहीं करना है। ये 7 वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे को किसी भी तरह से अवॉइड करनी चाहिए अगर वो टॉपिक को कवर अप नहीं करना चाहता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी अपना वीक नहीं करना चाहता। ओके, सो आई थिंक हम अपने लास्ट एंडिंग पॉइंट पे हैं। कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए? सो ये मेजर क्वेश्चन, अगर हम लोगों को अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट करना है तो हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए? अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक रेफरेंस बुक लेनी है तुम्हें और उसके साथ तुम्हें प्रैक्टिस बुक लेनी है। प्रैक्टिकल बुक जिसको तुम कहोगे, और एक तुम्हें साथ में अपने लिए पीवाईक्यू की बुक भी लेनी है। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो नीट के साथ तुम्हारे पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होनी चाहिए और जेईई मेंस आर्चिव्स होने चाहिए। तुम्हारे पास यहाँ पे एक रेफरेंस तुम्हें लेना ही लेना पड़ेगा। जेईई मेंस बिना किसी रेफरेंस बुक के नहीं हो सकता। फिर आता है जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, तुम एमएस चौहान या सोलोमन टाइप की बुक ले सकते हो स्टीरियो केमिस्ट्री और पीवाईक्यू क्वेश्चन करने के लिए। फिर आता है एमएसटी सीएसटी, इसके लिए स्टेट बुक्स काफी है। सीयूईटी के लिए तुम्हारे पास एनसीईआरटी काफी है, कुछ सैंपल पेपर ले लेना। आईआईटी एग्जाम के लिए तुम्हें यहाँ पे क्लेडन, मॉरिसन एंड बॉयड लेना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी जो बुक है, अगर एक्सेप्ट देन एनसीईआरटी, सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, वो मॉरिसन एंड बॉयड है। रिएक्शन मैकेनिज्म के पैटर्न में कह रही हूँ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईआईटी, तुम्हें ये बुक यूज करनी चाहिए। साथ में पीवाईक्यू करो और क्वेश्चंस करो। सेम सीएसआईआर नेट की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम किसी भी तरह से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी से बेस्ट। ये मत सोचना कि मैं कॉलेज कर रही हूँ तो मुझे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी एक अच्छी खासी फंडामेंटल बुक है जो तुम्हें स्टेप वाइज लेके जाएगी। तो एनसीईआरटी तुम्हें, चाहे तुम पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, वो तुम्हें करना ही करना है। फिर तुम्हें इसके साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और स्टेट सेंट्रल पीवाईक्यू भी करना है। तो ये वो चीजें हैं, वो रेफरेंस बुक है जो तुम्हें चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन। अब चलते हैं हम आगे कि ऐसे हम लोग क्या-क्या मार्क करें। ये तुम्हें, इसको तो तुम खुद पढ़ लेना। ये तुम्हारे पर्सनल रीडिंग के लिए कि तुम्हें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या करना है। बाकी सेशन का आई थिंक मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका कंक्लूजन है। एंड विद दैट वी आर एट द एंड। ये क्वेश्चंस तुम्हारे पास कुछ है कि कितने दिन में क्या हो जाएगा, पढ़ लेके देख लेना। बाकी अभी तो मैं तुम्हारे सामने खुद ही हूँ सामने, तो पूछो जो तुम्हें पूछना है। आई एम देयर नाउ।